जी सर, हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये दिया हुआ है कि आपके पास बेसिकली यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक का मास है 2 kg और एक का मास है 4 kg, और दोनों ब्लॉक के बीच में एक बेसिकली स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास के बराबर तो 240 न्यूटन पर मीटर, जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास के बराबर 240 न्यूटन पर मीटर, राइट। और शुरू में स्प्रिंग आपके पास नेचुरल लेंथ में है और ये पूरा अरेंजमेंट आपके पास रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर म्यू बराबर 0, और ये 4 kg वाले ब्लॉक पर हम लोगों ने 20 न्यूटन फोर्स लगाया है बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में, और ये 2 kg वाले ब्लॉक पर हम लोगों ने 8 न्यूटन फोर्स लगाया है लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। ये 4 kg वाले ब्लॉक पर 20 न्यूटन फोर्स लगाया है राइट डायरेक्शन में, और ये 2 kg वाले ब्लॉक पर 8 न्यूटन फोर्स लगाया है लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। तो हमें बताना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होता है। अच्छा, हम लोग ये बात जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास तो पी सी एम ग्राउंड, हम लोग ये बात जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पी सी एम ग्राउंड, मतलब कि पी सिस्टम सी एम बराबर आता है आपके पास 0, मतलब कि पी सिस्टम सी एम बराबर आता है 0। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास आता है पी सिस्टम ग्राउंड बराबर आता है पी सी एम ग्राउंड, मतलब कि पी सिस्टम सी एम बराबर आता है हमारे पास 0, मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट। मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम और बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। तो कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स बेसिकली क्या कर रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स आपके पास क्या कर रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, राइट। अब अगर आप देखिएगा तो ए सी एम बराबर आपके पास आएगा 20 - 8 और बाई 6 बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द राइट डायरेक्शन, ए सी एम बराबर आपके पास आ जाएगा 20 - 8 और बाई 6 बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द राइट डायरेक्शन, सही है। ए सी एम आ जाएगा आपके पास 20 - 8 बाई 6 बराबर तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द राइट डायरेक्शन, तो ये वाले जो ब्लॉक पर सीधे फोर्स आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा इन द लेफ्ट, और ये वाले ब्लॉक पर सीधे फोर्स आ जाएगा 8 न्यूटन इन द लेफ्ट, सही है। ये सही है, सीधे फोर्स हमने लिख लिया, तो ये वाले ब्लॉक पर आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा 12 न्यूटन इन द लेफ्ट, और ये वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स आ जाएगा 12 न्यूटन इन द राइट, ये वाले ब्लॉक पर आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा 12 न्यूटन इन द लेफ्ट, और ये वाले ब्लॉक पर आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा 12 न्यूटन इन द राइट, राइट। ये चीज आप समझ गए, ये आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली ये जो 2 kg वाला जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया है कि x2 है इन द लेफ्ट, और ये 4 kg वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लिया है x1 इन द राइट। ये 2 kg वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लिया है x2 इन द लेफ्ट, और ये 4 kg वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लिया है x1 इन द राइट। ये सही है कैसे, इज इट ट्रू? तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास, सही है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास। अगेन मैं लास्ट बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास। लास्ट बार बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो आपके पास वर्क डन 0 है, जबकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो आपके पास वर्क डन 0 है, राइट सर, इज इट ट्रू? तो वही हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाए हैं, तो हमारे पास आ गया है ये 12 न्यूटन, और ये 12 न्यूटन का वर्क डन है 12 × x1 और प्लस x2 बराबर आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का मैग्नीट्यूड, मतलब कि हाफ इंटू 240 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, मतलब कि हाफ इंटू तो 240 आपको दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास x1 प्लस x2 का वैल्यू आ गया है 0.1, मतलब कि मैक्सिमम एलोंगेशन आपके पास आ गया है 0.1 मीटर। आई गेस ये पूरा सवाल आप बहुत अच्छे से समझ गए।